हाय एवरीवन, वेलकम टू सन क्लासेस। और 10th क्लास के बच्चों के लिए हमारा जो चैप्टर नंबर 11th का कोर्स चल रहा था ना, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। हम दोनों का फॉर्मूला देखेंगे और दोनों किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको भी देखेंगे। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे और ये दोनों टॉपिक को आज के वीडियो लेक्चर में कवर कर देंगे। 10 मिनट का लेक्चर रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा और आराम से देखते रहना। 10 मिनट के बाद फिर चले जाना आराम से, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, पहले शुरू करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। देखो, मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन आप लोगों को बता दिया था मैं कि ये वो एनर्जी होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन या पोजिशन की वजह से उसके पास रहता है। और ये इसका वैरायटी दो है ना, दो फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल। और ये कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस वक्त उसके पास जो एनर्जी रहता है उसको काइनेटिक। और जब अलग अलग कोई भी एक फोर्स फील्ड रहता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अर्थ का मास है, उसकी वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा है। और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखोगे और रखने के लिए तुम जो वर्क डन करोगे ना, वो वर्क के फॉर्म में वो एनर्जी उस पोजीशन में स्टोर हो जाएगा और वही बन जाएगा उस पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी। बात है समझ में? जैसे कि ये डस्टर, ये यार इसको खींच रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है। ये डस्टर को मैं यहाँ पे रखा तो ये इसका एक पोटेंशियल एनर्जी है। फिर इसको यहाँ से लाके यहाँ पे रखा तो इस पोजीशन पे जो भी उसका पोटेंशियल एनर्जी था, तो फिर उसको कुछ वर्क डन में करके यहाँ से लाके यहाँ पे रखा। मतलब ये हाइट दोनों अलग होना जरूरी है। तो यहाँ से लाके यहाँ पे रखने के लिए जितना वर्क डन में किया ना, वो वर्क डन इस पोजीशन पे यहाँ पे स्टोर हो गया और वो बन गया इस पोजीशन पे इस सब्जेक्ट का क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आगे मैं बताऊंगा किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा सवाल आता है हर बार बोर्ड में। मतलब ये वर्क पर एनर्जी, काइनेटिक या पोटेंशियल, इसमें से कोई एक सवाल आ जाता है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्योरली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का मास कितना है और कितना स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है और वो 10 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रैवल कर रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट का मास हो गया 50 kg और उतना ही स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा है, क्योंकि दोनों का स्पीड तो बराबर रख दिया मैं। तो जब स्पीड बराबर रहता है, जिसका मास ज्यादा है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा और जिसके पास मतलब कम मास है उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 व्हीलर मतलब गाड़ी है और एक ट्रक है हमारे पास, तो दोनों 50 किलोमीटर पर आवर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा? मेरे को बताओ। कौन सा मतलब गाड़ी तुम्हारे साथ, तुम्हारा अगर एक्सीडेंट होगा, तुम सामने खड़े रह जाओगे, तो किस केस में ज़्यादा तुमको हार्म पहुंचेगा? इमेजिन करो, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रक के सामने तुम खड़े रहोगे तो उड़ जाओगे, है ना। तो क्योंकि ट्रक का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो इसके कारण तुमको पता चल गया, क्योंकि ये प्योरली मास और स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखो, दूसरा एग्जांपल भी बताया था। अगर मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों का मास सेम है। अब एक बच्चा मतलब 6 किलोमीटर पर आवर के साथ मतलब ट्रैवल कर रहा है, दौड़ रहा है, और एक बच्चा 10 किलोमीटर पर आवर के साथ दौड़ रहा है। तो दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो किसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा? जो ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, 2 टू व्हीलर है और एक 50 और एक 80 के साथ मूव कर रहा है, तो ये 80 वाले के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब प्योरली डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड। अगर मास सेम है, स्पीड जिसका ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। अगर स्पीड सेम है, जिसके पास मास ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। बात है समझ में? अब नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, मास। सेकेंड, यहाँ पे स्पीड नहीं है, यहाँ पे है हाइट। इसका मतलब है जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो सेम मास, मतलब ये दोनों का मास सेम है, दोनों को सेम मास का ऑब्जेक्ट को, एक को मैं 10 मीटर हाइट पे रखा और एक को 15 मीटर हाइट पे रखा, तो जिसका हाइट ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड हाइट।
तो अगर मास सेम रहेगा, जिसका हाइट ज्यादा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, और अगर हाइट सेम रहेगा जिसका मास ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड किया, मास और हाइट के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड किया, मास और स्पीड के ऊपर। तो इतना चीज समझ में आ गया। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ। देखो पहले काइनेटिक एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स में बताता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी में तुमको मास स्पीड दे रखा होगा और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल देगा, और कभी कभी काइनेटिक एनर्जी दे देगा, मास दे देगा, स्पीड पूछ देगा, 3 क्वांटिटी में से 2 दे देगा और 1 पूछ देगा। इस तरह का ही सवाल आता है, ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लो कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी इफ एन ऑब्जेक्ट object of mass 5 kg, object of mass 5 kg travels with speed। ये कितना स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। तो उससे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है। तो इसका जो सॉल्यूशन या आंसर निकालेंगे, तो फर्स्ट वी नो दैट, हमको पता है कि इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। और देखो मास कितना है 5 kg, v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, उसको लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ इंटू मास कितना हो गया 5, स्पीड कितना हो गया 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ इंटू 5 इंटू 100, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 250 जूल आ जाएगा, क्योंकि केजी और मीटर में है तो इसलिए आंसर आ जाएगा जूल में। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। और एग्जैक्टली यही चीज को अगर घुमा के दिया जाएगा कि 250 मतलब काइनेटिक एनर्जी वाला ऑब्जेक्ट है और उसका मास है 5 kg और कितना स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, आप निकाल सकते हो। यही बस फॉर्मूला का थोड़ा बहुत ट्विस्ट करा दो ना, तो उस केस में क्या होगा, तुमको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और मास दे रखा है, स्पीड निकालना है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन में कर रहा हूं ना, तो इसका सॉल्यूशन काइनेटिक एनर्जी तुमको गिवन हो गया 250 जूल और मास तुमको कितना दे दिया 5 kg और स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv²। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी के बदले रखो 250 और यहाँ पे हाफ और मास कितना है 5 है, v² को v² रहेगा। अब ये 2 डिवाइड हुआ इधर इंटू होगा, ये इंटू हुआ इधर डिवाइड होगा, तो 2 इंटू 250 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा v²। तो इसको करो कैंसिल, 50 हो गया और ये 100 आ गया और v आ जाएगा √100 और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। पता है समझ में? अब सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल जो कि फार्मूला बेस्ड तुम्हारे एग्जाम में जिस तरह का आता है। देखो अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass 5 kg falling from a height 10 मीटर। ओके, तो 10 मीटर हाइट से एक मतलब 5 kg का मतलब फॉलिंग मतलब जब गिरेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तुमको मतलब 8 हाइट लिखो, 8 हाइट फॉलिंग फ्रॉम नहीं 8 हाइट लिखो है ना, 8 ए हाइट 10 मीटर। तो 10 मीटर हाइट पे तो ऑब्जेक्ट का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमको फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है और फॉर्मूले में मास और हाइट का वैल्यू रख देना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, याद रखो इस फॉर्मूले को, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो m कितना है यहाँ पे 5 kg, g का वैल्यू तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा 10 है ना, 9.8 या 10 अप्रोक्सीमेटली। जब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 9.8 तो उसको ही रखना है, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो 10 ही पुट करना है। तो हाइट रखो 10, तो ये हो गया 500 जूल। ओके, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। और इसी को ही घुमा के ऐसे दे देगा पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल है, मास इतना है और हाइट निकालो। तो इस तरह का भी सवाल आ सकता है और उसको तुम कर सकते हो। अब देखो ये तो आसान चीज था, बता दिया। अब एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला का, और ये डेरिवेशन भी सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में और इसमें ही ज्यादातर बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि उनको डेरिवेशन लगता है मैथमेटिक्स से बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, 2-3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बस, है ना। तो ये
डेरिवेशन ध्यान से देख लो, और बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, देखो तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला डेरिवेशन, ये मैं समझा रहा हूं और ध्यान से सुना और देखो बोर्ड पे। तो ये डेरिवेशन है ना, शुरू होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तुम 9th क्लास में पढ़े थे ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वो था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v था फाइनल स्पीड, u था इनिशियल स्पीड, a था एक्सीलरेशन, s था डिस्प्लेसमेंट। तो उस फार्मूला को यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। देखो पहले डायग्राम देखो, डायग्राम क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इनिशियली u स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो उसका मास है m, फिर उसके ऊपर मतलब एक्सीलरेशन a, मतलब जैसे कि एक्सीलरेटर दबा दिया, मतलब गाड़ी चल रहा था एक्सीलरेटर दबा दिया तो बढ़ जाएगा ना उसका स्पीड, तो स्पीड बढ़ के वो फाइनली मतलब v हो गया, कितना हो गया, उसका फाइनल स्पीड हो गया v, और इनिशियल स्पीड था u, और इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हो गया हमारा s। बात है समझ में? तो ये डायग्राम ऐसे है, और इस प्रोसेस में ना ये यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड इंक्रीज हुआ, तो उस प्रोसेस में उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब इस पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसको निकालना है। तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो वो तो स्पेशल कंडीशन लास्ट में यूज करेंगे कि इसको रेस्ट में मानेंगे और u को 0 पुट करेंगे, मगर अब पहले हमको वर्क डन का मतलब पता करना पड़ेगा कि इसको इसका जो स्पीड इंक्रीज करा है u से v तक, उस प्रोसेस में इसके ऊपर एक्सीलरेटर मतलब दबाया गया गाड़ी का, या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, तभी जब फोर्स जब अप्लाई होता है तभी तो कोई बॉडी एक्सीलरेट होता है। तो फोर्स अप्लाई किया गया और ये एक्सीलरेट हुआ और एक्सीलरेशन हुआ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो उसकी स्पीड u से v इंक्रीज हुआ, और ये नेगेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है और u से v भी कम भी हो सकता है। बात है समझ में? तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करके इसको एक्सीलरेट करवाए और u से इसका स्पीड को भी करवाए, और उस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, जितना वर्क डन हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके पास आ जाएगा और वही उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। बात है समझ में? तो इसलिए पहले हमको वर्क डन निकालना है। तो मेरे को पता वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकालने के लिए हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स का क्या फॉर्मूला है, फोर्स बराबर ma मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसीलिए फोर्स निकालने के लिए हमको एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसलिए हम हमारा टारगेट जो है वर्क डन पता करना है, वर्क डन पता करने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स पता करने के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, तो इसलिए एक्सीलरेशन निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो वहां से एक्सीलरेशन निकाल के फिर फोर्स निकाल के फिर वर्क डन मिल जाएगा, फिर वर्क डन जितना होगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर ये रेस्ट में पहले है तो उस पोजीशन में वो एनर्जी इसके पास आ जाएगा। देखो तो डेरिवेशन शुरू होता है फर्स्ट स्टेप डेरिवेशन का। तो फर्स्ट स्टेप में थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको क्या पता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे हमको चाहिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को रखो, ये 2as को इधर लाके डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में इधर बना देता हूँ, तो हमको ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर था, 2as आके इधर डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा हमको। तो ये जो इक्वेशन निकला ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1। तब देखो नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप होगा ना, सेकंड देखो पहले स्टेप में हमको एक्सीलरेशन मिल गया, फर्स्ट टारगेट हमारा पूरा हो गया। सेकंड स्टेप में हमको फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स। तो सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे फोर्स। तो वी नो, हमको पता है कि फोर्स का क्या फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास m तो रहेगा और एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है यहाँ से लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे पुट करो। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। तो ये आ गया क्या, फोर्स। तो फोर्स मिल गया, तो सेकंड स्टेप कंप्लीट, इसको इक्वेशन 2 दे दो। पता है समझ कितना सिंपल देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स को याद रखना है, कौन कौन सा इक्वेशन यूज हो रहा है उसको ही बस याद रखना है। डेरिवेशन कंप्लीट, और डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं होता है, जब नहीं समझ में आता है तब डिफिकल्ट होता है। ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 भी हो गया, इक्वेशन 2 में हमको फोर्स मिल गया। अब इक्वेशन जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप में वर्क डन निकालना है, बताया था तुमको। तो अब देखो यहाँ से जो थर्ड स्टेप हमारा है, थर्ड स्टेप
थर्ड स्टेप में देखो हमको पता करना है वर्क डन, कितना वर्क डन किया गया ताकि वो u से v उसका स्पीड हो। अब देखो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं ना। तो बताओ F इनटू एस हो जाएगा, तो फोर्स जितना निकला है इसको लाके F के बदले रख दो, तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, जो भी F का जो वैल्यू था यहाँ पे रख दो m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, ये था हमारा फोर्स। अब s जो इधर है इसको इधर इंटू कर दो, s और s ही कट जाएगा मेरे को बताओ। तो कटने के बाद क्या बचा, तो हाफ इधर बचा 1/2, इसको बाहर ले आया तो m और इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यही हो गया हमारा वर्क डन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर तुम्हारा न्यूमेरिकल भी आता है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तुमको ऐसे सवाल पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था, उसका स्पीड को 10 से 15 कर दिया गया है, उस केस में उसका मास इतना है और कितना वर्क डन किया गया वो पता करो। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में ये आया था सवाल, तो इसलिए ये बार बार इधर लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आया, तो इसका मतलब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं, वर्क एनर्जी फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे तुमको क्या मिल गया, फॉर्मूला फॉर वर्क डन, है ना। तो ये मिल गया वर्क डन का फॉर्मूला। तो अगर इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड और मास पता है तो तुम वर्क डन बता सकते हो। तो यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी डिराइव कैसे करेंगे, है ना। तो देखो जितना वर्क डन किया गया, अगर u के साथ मूव कर रहा था, फिर वो एनर्जी के प्लस हो, वर्क डन हुआ, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुआ, वो एनर्जी प्लस हो गया, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, स्पीड बढ़ गया और v के साथ टकरा गया। अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है, फिर उसके ऊपर मैं वर्क डन कर रहा हूँ, तो जितना वर्क डन किया ना, जितना एनर्जी ट्रांसफर किया, वही एनर्जी लेके वो भागने लगेगा। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और रेस्ट से वो v स्पीड के साथ मूव करने लगेगा। बात है समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करने के लिए अपने को करना क्या है, अपने को बस u के बदले पुट करना है 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मानना पड़ेगा। तो रेस्ट मारने के लिए तो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पता करने के लिए देखो फोर्थ स्टेप है ना। फोर्थ स्टेप में आपको करना क्या है कि पुट u इक्वल टू 0। तो u को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कि यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, w के बदले क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ m, तो ये v स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो गया हाफ m v स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m v स्क्वायर। देखो 4 स्टेप कितना आसान है, छोटे छोटे स्टेप 4, और इसको याद रख लेना, लिख लेना बढ़िया से, और इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एंड तक बच्चों का इसमें कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके में दिया हुआ रहता है, मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए कहाँ से मतलब कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, कहाँ यूज होगा, कैसे आगे बढ़ना है पता ही नहीं रहता है। बस याद रख लेना 4 स्टेप है। पहले स्टेप में एक्सेलरेशन निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। सेकंड स्टेप में फोर्स को निकालने के लिए फोर्स बराबर ma यूज करना है। थर्ड स्टेप में वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। और फोर्थ स्टेप में तुमको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए u के बदले रखना क्या है 0 रखना है ना। इनिशियल जो स्पीड था ना उसको 0 रख देंगे, मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तब जाके जितना वर्क डन होगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगा वर्क डन वाले फॉर्मूले से। आया समझ में। तो आई होप कि आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जितना बताया गया मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये डेरिवेशन के बारे में क्लियर हो गया। अब छोटा सा एक एग्जांपल देके, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके वीडियो को मैं खत्म कर दूंगा। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का एक आइडिया है, मतलब कैसे, मतलब देखो ना, ये मैकेनिकल एनर्जी हमेशा रहता है कंजर्व्ड, है ना। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी तुम बोल सकते हो। हमेशा क्या होता है ना, मतलब कोई भी चीज़ तुम्हारे डेली लाइफ में देखोगे ना, हमेशा हर चीज़ काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होता रहता है, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होता रहता है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता रहता है, ये आपस में दोनों कन्वर्ट होते रहते हैं। और ओवरऑल जो काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी है ना वो रहता है सिस्टम का कंजर्व, है ना। अगर मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस केस में प्योरली कंजर्व है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो आपस में कन्वर्ट होते, कुछ डिसिपेट भी हो जाएगा, कुछ लॉस भी हो जाएगा एनर्जी, और उस केस में फाइनली धीरे धीरे ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। जैसे कि कभी पेंडुलम देखे हो ना, जो घड़ी वाला पेंडुलम आता था पहले, तो पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता था, ऐसे ऐसे छोड़ देते थे, फाइनली रेस्ट में आ जाता था। तो रेस्ट में कब आएगा, जब बीच में एयर रहेगा।
तो उसका जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे एयर के साथ फ्रिक्शन होके कुछ लॉस हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा और उसका एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगा और धीरे धीरे से तेजी से मतलब मूव कर रहा था, धीरे धीरे स्लो होकर रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो इस केस में कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट होता है उसको समझ लो। देखो पहले यहाँ पे था, मैं एनर्जी अप्लाई किया, वार्क डन किया उसके ऊपर, तो वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करने लगा, यहाँ पे रेस्ट में आ गया कुछ समय के लिए, यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। पता है समझ में, एंड पोजीशन पे, तो उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, उसको वापस इधर खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, एमजी का एक छोटा सा पार्ट है, कंपोनेंट है, उसको इधर खींचता है। तो फिर यहाँ से उसको खींचने लगेगा, फिर ये आएगा इधर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे था ना, वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और उसको मूव करेगा। तो ये बीच पोजीशन में प्योरली काइनेटिक, क्योंकि धीरे धीरे हाइट घटने लगेगा, पोटेंशियल धीरे धीरे घटने लगेगा। पोटेंशियल धीरे धीरे जैसे घटता रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक में। तो यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, धीरे धीरे काइनेटिक पोटेंशियल घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा और वो काइनेटिक धीरे धीरे मतलब स्पीड कम हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड जैसे जीरो हो जाएगा ना, और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो और यहाँ पे पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम। फिर कन्वर्ट होता है पोटेंशियल, कैसे काइनेटिक में कन्वर्ट होता है उसी का एग्जाम्पल है ना। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बता दूंगा। जैसे कि कोई एक बच्चा होता है ना, बच्चा मतलब भागदौड़ करते रहता है, हमसे जब बैठा रहता है तो उसके पास प्योरली रहता है पोटेंशियल एनर्जी। फिर धीरे धीरे वो भागने लगता है, वही पोटेंशियल उसका किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक में। और जब भाग के फिर जाके कहीं बैठ गया तो इसका मतलब काइनेटिक फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। फिर वो दौड़ने लगेगा तो इसका मतलब फिर वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस प्रोसेस में एयर के साथ उसका फ्रिक्शन हो रहा है और जमीन के साथ उसका फ्रिक्शन हो रहा है, उसका पैर का। तो इस फ्रिक्शन प्रोसेस में कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, तो ज्यादातर हीट एनर्जी के फॉर्म में उसका एनर्जी लॉस होता रहता है। जब एनर्जी डिसिपेट होते रहता है ना, फिर धीरे धीरे उसका एनर्जी का अमाउंट घटने लगेगा और फाइनली वो क्या हो जाएगा, और वो रेस्ट में आ जाएगा और टायर्ड हो जाएगा, बैठ जाएगा। मगर अगर मान लो ऐसे इमेजिन करो कि मान लो एक ऐसा स्पेस में हम है ना, एक ऐसे जगह में है जहाँ पे ना जमीन के साथ हमारा फ्रिक्शन है, ना एयर के साथ हमारा फ्रिक्शन है, हम तैर रहे पूरा एकदम बिल्कुल फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स है ही नहीं, लॉस करने वाला फोर्स है नहीं। तो उस केस में अगर खड़ा रहेगा उसके पास पोटेंशियल, फिर जब दौड़ने लगेगा ना 100% पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कुछ एनर्जी लॉस होगा नहीं। फिर जब वो बैठ जाएगा फिर 100% पोटेंशियल में कन्वर्ट, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट, और आज ये होल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। और उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं ना जहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और इस तरह का आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब इसको मतलब याद रखना कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहता है कंजर्व, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को बढ़िया से शेयर कर दो सब सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो चैनल को। ओके, थैंक्स।